मेरा जो सोच था वो शुरू से कुछ मूवीज़ का भी इफ़ेक्ट था और कुछ मुझे लगता था कि पब्लिक के लिए कुछ कर सकते हैं तो यूपीएससी सिविल सर्विस के मेरे बैच में एकमात्र मैं था जो कि 12th के बाद आर्ट्स लिया था। अच्छा। और उसके बाद पढ़ने गया था ताकि उसको यूपीएससी के एंगल में बुक्स अलग होती हैं और यूपीएससी के लिए अलग बुक्स की डिमांड होती है, तो मैं कोइंसाइड करता था कि बेहतर बुक कौन सी है जो कि मुझे इसमें भी काम आ जाए और उसमें भी काम। यूपीएससी का तैयारी जो शिद्दत से करता है उसे पैसेंस ज़रूर आता है। पैसेंस आपको जॉब में चाहिए, भीड़ है। अब मुझे लगता है कि अभी के समय में 12 बजे से 4 बजे के बीच में ऑफिस में करीबन 1500 से 2000 लोग होते हैं। 100 से ऊपर रजिस्ट्री है और सर्च नकल के लिए लोग आते हैं, तो इससे फ्रस्ट्रेट होंगे तब आप काम नहीं ट्रू कर रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। ट्रू रिपोर्ट्स के राइजिंग स्टार एपिसोड 3 में मैं आज आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को पेश करने जा रहा हूं जिन्होंने 6 मरतबा यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में वो इंटरव्यू तक पहुंचे, सेकंड में इंटरव्यू तक पहुंचे, थर्ड में इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। वो एसएससी का एग्ज़ाम दिए, 18वीं रैंक लेकर गए। यही नहीं बल्कि बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम दिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम दिए, झारखंड पीसीएस का एग्ज़ाम दिया और तीनों में वो कामयाब हो गए। लेकिन बिहार बीपीएससी को चुना और फिलहाल अररिया ज़िले के हाकिम हैं। यानी जब आप ज़मीन रजिस्ट्री करने के लिए पहुंचते हैं तो जिन्हें आप हाकिम कह करके बुलाते हैं, जिन्हें इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार कहा जाता है, अररिया ज़िले के डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार श्री कौशल कुमार झा सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, मेरी आपसे ये तीसरी मुलाकात है और जहाँ तक मैंने देखा पहली मुलाकात में ही मैं आपका गिरविदा हो गया। गिरविदा मतलब सर फ़ैन हो गया। वजह यह है कि सर आपका जो स्वभाव है बहुत प्यारा है, बहुत मीठा है। यहीं से मेरा सवाल है कि जब हम छोटे पदों पर जो लोग होते हैं सर, उनको देखते हैं तो उनके अंदर जनता से बात करने के लिए उनका जो तरीका होता है, जो स्वभाव होता है, बड़ा हार्श होता है सर। बहुत रूडली बात करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब कोई ऊंचे लेवल पर पहुंचते हैं, ऊंचे ओहदे पर पहुंचते हैं, उनका बात करने का तरीका बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है, मीठा हो जाता है। तो ये किस लिए होता है सर? पढ़ाई की वजह से, या ऊंचे ओहदे पर पहुंचे तो जिम्मेदारी बढ़ गई तो इस वजह से, या फिर परवरिश इसमें काम करता है? क्या वजह है? मेरी समझ से सारे फैक्टर्स हैं। पढ़ाई तो है लेकिन हम इम्प्लीमेंट कितना करते हैं उस पर। जैसे मैंने कभी पढ़ा था, यूएस के प्रेसिडेंट थे, उनका कहना था ह्यूमिलिटी एंड कर्टसी आर द हॉलमार्क्स ऑफ ग्रेटनेस। मतलब कि आप शो में रहते हैं और सब अच्छा व्यवहार रखते हैं, ये आपकी महानता को चिन्हित करता है। तो उसको अगर फॉलो करते हैं और ऐसे भी पब्लिक से ट्रीटमेंट या किसी से भी कैसे बात करना है, तो हम समझते हैं कि अच्छे से बात करके ही हम भले उनका काम ना कर पाएँ। अभी के समय हमारे पास 50 लोग आते होंगे तो 25 का काम हम नहीं कर पाते होंगे मजबूरी की वजह से। क्योंकि हमारा वो लिमिटेशन होता है, एक्ट हमें वो कहता नहीं है करने के लिए। लेकिन उन्हें अगर हम समझा दें, अनऑफिशियली भी अगर उन्हें हम रास्ता दिखा दें, तो शायद वो सेटिस्फाई हो के जाते हैं। तो मैं उसको कोशिश करता हूँ फॉलो करने का। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा होना चाहिए सर। वैसे मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ आपसे मुलाकात करके। सवाल ये कि सर आप 6 मरतबा यूपीएससी का एग्ज़ाम दिए थे और फर्स्ट अटैम्प्ट में आप इंटरव्यू तक पहुंच गए, सेकंड अटैम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचे, थर्ड अटैम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचे। तो क्या जब आप पढ़ाई कर रहे थे आपके आसपास का माहौल क्या इतना अच्छा था कि आप डायरेक्ट आप यूपीएससी में चले गए, या किस तरह का माहौल था? आपके दिमाग में आया कैसे कि मुझे यूपीएससी में जाना है सर, या आईएएस या आईपीएस बनना है सर? एक्चुअली मैं जब पढ़ाई करता था रांची से एक दूर था 60 किलोमीटर, पापा वहाँ जॉब करते थे, तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो यूपीएससी के लिए नहीं था। वहाँ जो भी पढ़ाई अच्छे से करते थे या जिनके पेरेंट्स बोलते थे पढ़ने के लिए, तो वो मेडिकल या इंजीनियरिंग, इन दोनों फील्ड में लोग ज़्यादा जाते थे, बच्चे ज़्यादा जाते थे। तो मेरा जो सोच था वो शुरू से कुछ मूवीज़ का भी इफ़ेक्ट था और कुछ मुझे लगता था कि पब्लिक के लिए कुछ कर सकते हैं तो यूपीएससी सिविल सर्विस के थ्रू कर सकते हैं। तो मैंने उस ओरिएंटेशन के साथ ही अपनी पढ़ाई को 12th के बाद चेंज किया था और जैसे मैंने आर्ट्स लिया था ताकि यूपीएससी पे फोकस करके ही पढ़ता था मैं। मतलब आर्ट्स में ही आपने, यानी कि 10th के बाद ही आपने सोच लिया था? हाँ, 10th में सोचा मैंने पहले से ही था। अच्छा। लेकिन जैसे वहाँ का था कि पहले इंजीनियरिंग करो, उसके बाद यूपीएससी के लिए ट्राई करो। पर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे डायरेक्ट अपनी एफर्ट्स यूपीएससी के लिए ही लगानी चाहिए। तो हमने कभी सोचा नहीं कि इंजीनियर वगैरह बनना है? नहीं था, मैंने तैयारी किया भी अच्छा था। अच्छा। लेकिन उसके लिए फोकस नहीं हो पाया था क्योंकि
दिमाग का जो ओरिएंटेशन होता है वो नहीं जा पा रहा था उधर। तो मैंने घर से एक तरह से स्ट्रगल करके अपना स्ट्रीम चेंज किया था। वहाँ बहुत रेयर, मैं समझता हूँ मेरे बैच में एकमात्र मैं था जो कि 12th के बाद आर्ट्स लिया था। अच्छा। और उसके बाद पढ़ने गया था ताकि उसको यूपीएससी के एंगल से ही गया था। हाँ, तो ऐसा कभी हुआ कि अब आर्ट्स में चले गए तो लोगों का नज़रिया बदल गया, क्या आर्ट्स कर रहे हैं? ऐसा होता है सर, समाज में आर्ट्स वाले को पसंद ही नहीं करते हैं। तो कभी हाँ, ऐसा हुआ था। सभी लोग जानते थे, दूर रिलेशन वाले भी, कि अरे ये तो आर्ट्स ले लिया, ये क्या आर्ट्स का मतलब हुआ कि किधर टीचर बन जाएगा, या बीएड मतलब बीएड करके टीचर बन जाएगा, या कुछ नहीं कर पाएगा, पढ़ाई इसकी बेकार बर्बाद हो गई, क्योंकि आईआईटी भी मैं नहीं कर पाया था। तो लोगों का ये ओरिएंटेशन था, इवन घर में भी ये ओरिएंटेशन था, मतलब घर वालों का भी यही सोचना था। तो क्या पढ़ाई में कैसे थे आप सर? पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा तो नहीं था। मेरे साथ एक पॉजिटिव फैक्टर था कि घर में पढ़ाई का माहौल था। अच्छा अच्छा। पापा बोलते थे पढ़ोगे तो ही कुछ कर पाओगे, कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए जाते थे। भैया लोग काफ़ी पढ़ने में अच्छे थे। जैसे एक भैया आईआईटी कंप्लीट किए, 10th में उनका बिहार में 3rd रैंक आया था। अच्छा। केंद्रीय विद्यालय संगठन से, पूरे बिहार झारखंड में 98 में। तो उसके बाद वो आईआईटी कंप्लीट किए थे। तो वो एक रियल लाइफ मोटिवेशन थे मेरे लिए, और घर में पढ़ाई का माहौल था। तो इस कारण से मैं धीरे धीरे पढ़ने लगा। छोटे में मैं नहीं पढ़ता था। अच्छा। धीरे धीरे पढ़ने लगा, और बस उन लोगों का मोटिवेशन ही था, सपोर्ट था कि पढ़ पाया। सर, अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए और ग्रेजुएशन के बाद आप फर्स्ट अटैम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंच गए सर, वो भी यूपीएससी में। लोग यहाँ 5-5 साल मतलब कष्ट कर रहे हैं, फिर भी यूपीएससी का वो इंटरव्यू तक तो छोड़िए सर, प्रीलिम्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे। फिर कैसे सर, ऐसा कैसे हो गया सर? नहीं, पढ़ता था, मीन्स वो एक जीनियस वाली क्वालिटी होती है ना, वो नहीं थी मेरे अंदर। पढ़ता था, मेहनत करता था, और क्योंकि यूपीएससी एक डेडिकेशन था मेरा, तो उसके लिए मैं ग्रेजुएशन में ही 3 साल बहुत अच्छी पढ़ाई किया था। और वो इफ़ेक्ट था कि जैसे मैंने 2007 में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद 2008 में ही अटैम्प्ट जब लिया, तो मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। अच्छा, तो मेहनत, मतलब ये कि ग्रेजुएशन जब आपने शुरू किया तो उसी समय से आप यूपीएससी की तैयारी में लग गए थे सर? हाँ, मेरी जैसे मैंने यूपीएससी का जो पैटर्न था एग्ज़ाम का, वो मैं पूरा अच्छी तरह से उसको कवर करता था। उसका जो सिलेबस था और क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं, अब जैसे मुझे पढ़ना था ज्योग्राफी था, तो यूपीएससी में क्या सिलेबस है और एग्ज़ाम में जो सब्जेक्ट हमारा ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है, तो मैं दोनों को कोरिलेट करता था कि इसमें जैसे यूनिवर्सिटी में बुक्स अलग होती हैं और यूपीएससी के लिए अलग बुक्स की डिमांड होती है। तो मैं कोइंसाइड करता था कि बेहतर बुक कौन सी है जो कि मुझे इसमें भी काम आ जाए और उसमें भी काम आ जाए। तो मैं अच्छी वाली बुक्स पढ़ता था। तो कम मेहनत पे मुझे दोनों में रिजल्ट आता था। अच्छा। तो ये मैं ज्योग्राफी में भी करता था, हिस्ट्री में भी करता था, जो मेरे सब्जेक्ट थे मैं सभी पे करता था, उसका फ़ायदा मुझे होता था। तो अभी आप जैसे अब 12th के बाद ग्रेजुएशन में ही आपने तैयारी शुरू कर दी, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, और आपने देखा कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आप इंटरव्यू तक पहुंचे सर। अब यहाँ बच्चे क्या करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट होता तब उनके दिमाग में आता है कि मुझे यूपीएससी करना है या क्या करना है। तो एक तरह से ये नुकसान वाली बात है ना सर? तो मुझे लगता है कि छोटे से ही, छोटे में तो ठीक है, बच्चे को बस ये आ जाना चाहिए कि पढ़ाई करना है। और उसके बाद जैसे मैं एग्जांपल में बताता हूँ, एक बच्चों को पुलिस वाला ड्रेस पहनाया जाता है, छोटे बच्चों को मार्केट में मिलता है। तो मेरे लिए भी एक आया था, मैं 4-5 साल का रहा हूँगा, मैं तभी से बोलता था मैं एसपी बनूँगा। अच्छा। तो एक ये तो खैर था, लेकिन एक बनने का बच्चों को एक मोटिवेशन होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल मैं अपनी बच्ची को, जैसे कोरोना था आया था जी सर, तो उसने पूछा, उसके वो 5 साल की थी, उसके मन में क्वेरी आ रही थी कि कोरोना कैसे आया, या खिलौने हैं तो मेड इन चाइना है। तो उसके मन में मैंने यही कहा कि यहाँ जो पढ़ते हैं इंजीनियर्स साइंटिस्ट वो चले जाते हैं यूके चले जाते हैं, यूएस चले जाते हैं, तो यहाँ अगर रह जाएं तो यहाँ पे खिलौने बनाएं। अच्छा। तो उसे समझ में आया तो चीन से हमें नहीं मंगाना पड़ेगा। अच्छा, अभी मतलब उनके दिमाग में ये बात आ गई। हाँ, तो उसको दिमाग में ये भरा कि नहीं चलो, एक तो मतलब मोटिवेशन की आर्मी में जाना है। अच्छा। या साइंटिस्ट बनना है। तो ये बच्चों में छोटे से ही पेरेंट्स को अगर दिलाया जाए तो वो अपना रास्ता धीरे धीरे खुद चुनना शुरू कर देते हैं। 10th जाते जाते वो लगभग श्योर हो जाते हैं कि उन्हें क्या करना है, उनका जो इंटरेस्ट है, कोशिश होना चाहिए उसी में जाना चाहिए। अच्छा सर, तो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट
इंटरव्यू तक पहुंचे, आपका नहीं हुआ। सेकेंड अटेम्प्ट इंटरव्यू तक पहुंचे, वो भी नहीं हुआ। थर्ड अटेम्प्ट इंटरव्यू तक पहुंचे, नहीं हुआ सर। तो क्या वजह थी? फिर उसके बाद आप एसएससी में एग्ज़ाम देते हैं और 18वीं रैंक लेके आ जाते हैं, तो कैसे क्या हुआ, वो अपना सफ़र बताइए। जैसे बताया कि पढ़ाई मेरी लगभग अच्छी हुई थी ग्रेजुएशन में या उसके बाद के 1 ईयर में, और एक जो कहेंगे कि उसी साल मैंने अटेम्प्ट क्यों लिया, तो एक मेरे सीनियर थे, जस्ट कॉलेज के सीनियर, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी कंप्लीट वो किए थे। अच्छा। हमसे करीबी थे, तो उनका रेवेन्यू सर्विस में सिलेक्शन हुआ था। एक तरह से वो भी मोटिवेशन, करंट का मोटिवेशन था कि भैया कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने, एक तरह से रिस्क भी था। वो सभी लोग बोलते थे कि इतना अभी एज नहीं है, तुम्हें तैयारी करनी चाहिए या इस तरीके से। तो पढ़ाई उस समय हो गई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, थोड़ी बहुत कमी थी, लेकिन यूपीएससी में आपको सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो पेशेंस और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होता है। आपको डेविएट नहीं होना है। अच्छा। हालांकि हमारे साथ या कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि फैमिली प्रेशर या इकोनॉमिक कंपल्सन्स, ये सब आने के कारण भी डिसीजन लेना पड़ता है। नहीं तो कोई यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहा हो और एसएससी का एग्ज़ाम दे रहा हो, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें, बिल्कुल अलग अलग हो जाता है सर। तो क्या हुआ था, मतलब कुछ ऐसी परेशानी आ गई थी घर से? घर में इश्यूज़ थे काफ़ी, तो फाइनेंस जब बताया, फैमिली इश्यूज़ थे, इकोनॉमिक भी इश्यूज़ थे, तो बेसिकली वही रीज़न था। तो उसके बाद आपने एसएससी दिया सर? हाँ, मुझे ये था कि मुझे खुद पे खड़ा भी होना है। अच्छा। वो मेरा ड्रीम था, मेरा डिटर्मिनेशन था यूपीएससी, लेकिन मेरी इकोनॉमिक कंपल्सन्स भी थे, फैमिली कंपल्सन्स थे कि मुझे जॉब भी करना है। हाँ, उसमें मेरा इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था, ये जुड़ा हुआ था कि मैं वो जॉब करूँ जिसमें मैं यूपीएससी की फिर पढ़ाई कर पाऊँ। अच्छा, मतलब कोई भी काम करो तो यूपीएससी की तैयारी में कर सकते तो मुझे सजेशन ये मिला कि एसएससी का जॉब में तुम समय निकाल सकते हो, कि सीनियर्स ने बताया। अच्छा। समय तुम किसी तरह निकाल लोगे पढ़ाई के लिए, क्योंकि बेसिक फाउंडेशन पढ़ाई मेरी थी तो कर सकता था। बेसिक रीज़न यही था। उसके बाद आपने एसएससी का एग्ज़ाम दिया, 18वीं रैंक आ गई सर आप। फिर आपने वो छोड़ा, क्यों छोड़ दिया? फिर वो इतना अच्छा जॉब था सर, एक्साइज ड्यूटी में आपका जॉब लगा। नहीं, वो मैं तो उसमें परमानेंटली जॉब करने का एक तो पहला वो मोटिव था, और उस समय मेरी एज थी 25 जब मैंने यूपीएससी का 3 अटैम्प्ट दे दिया था। 25 ईयर्स तक आपने 3 अटैम्प्ट दे चुके हैं। हाँ। तीनों अटैम्प्ट में आप इंटरव्यू तक पहुंचे, तब तक तो रॉ वालों का कॉल आ जाना चाहिए था, इतना तेज बच्चा है तो क्या है। नहीं, एसएससी में जैसे एग्ज़ाम रिजल्ट आते आते फिर मैंने सोचा थोड़ा ब्रेक लूँ, और ये सोचा जॉब ये मेरा हो गया था एसएससी का, तो मैंने ज्वाइन किया जॉब। यूपीएससी दूंगा, उससे पहले मैं स्टेट पीसीएस कंप्लीट करूँगा। उससे पहले मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया था, स्टेट वाला। हाँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस था या पता नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस जो भी, मैं कोई पीसीएस नहीं देता था उस समय तक। तो फिर मैंने दिया, तो जो 3 स्टेट से मैं एसोसिएटेड था, जैसे झारखंड मेरा बर्थ प्लेस था है, वहाँ से पढ़ाई हुई है। यूपी में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। अच्छा। और बिहार मेरा नेटिव स्टेट है। तो मैंने बिहार को चूज़ किया क्योंकि यहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं, पापा रिटायर हो चुके थे, तो क्योंकि मैं दोनों काम देख सकूँ। अच्छा। जॉब भी कर सकूँ, अपने पेरेंट्स को भी देख सकूँ, तो इसलिए मैंने बिहार को चूज़ किया। तो वो तीनों स्टेट पीसीएस पे आपने कामयाब हो गए? नहीं, जैसे मैंने तीनों एग्ज़ाम दिया तो प्रीलिम्स तीनों का हुआ, तो मतलब इसका तो हुआ ही, लेकिन झारखंड पीसीएस जैसे था, बिहार और झारखंड ईयर था 2012 जी, दोनों का एग्ज़ाम कोइंसाइड कर गया। अच्छा। तो इसलिए मैंने डिसाइड करना था एक देना, तो मैंने बिहार को चूज़ किया था। और यूपी तब तक मैंने, जब तक मेंस दिया उसके बाद मैंने छोड़ ही दिया था। मतलब यूपी का मेंस दे करके आपने छोड़ दिया। और उसके बाद आपने बिहार में? जैसे उसमें मेरी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी सिलेक्शन की, क्योंकि उसका यूपीएससी से ज़्यादा सिलेबस कमोवेश ज़्यादा मिलता था। अच्छा। तो वहाँ अगर जाते तो अच्छी पोस्ट है। हाँ, अभी भी बहुत अच्छे पोस्ट पे है सर। अभी सर जो है डिस्ट्रिक्ट सब, मैंने पूछा सीनियर से कि मैं कौन सा दूँ। उस समय डिप्टी कलेक्टर नहीं था। अच्छा। डीएसपी था जो मेरा चॉइस था। उसके बाद एक अंकल थे, उन्होंने बताया देखो, पढ़ना है तो सबसे ज़्यादा इस जॉब में पढ़ पाओगे, इसमें अपेक्षाकृत कम प्रेशर होता है, और पहले होता भी था। अच्छा। प्रेशर कम होता था, तो इस जॉब में आऊँगा तो, क्योंकि मेरे अटैम्प्ट थे 2013, तब भी मेरे 2 साल बचे हुए थे, तो मैं सोचा कि इस जॉब में आके फिर से एकदम एनर्जी लगाऊंगा पढ़ाई के लिए, यूपीएससी के लिए। हाँ, तो ये जॉब सिलेक्शन का मेरा मोटिव वही था, ये बिहार वाला। उसके बाद फिर आपने 2014 और 15 में मैंने दिया, तो मेंस कंप्लीट नहीं कर पाया। अच्छा। क्योंकि उस समय तक जॉब का भी प्रेशर हो गया, मतलब अपनी तरफ से मैं 100% थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था। हाँ, पढ़ाई, अब वो एनर्जी मैं नहीं दे पा रहा था जो देना चाहिए। सर अभी फिलहाल आप डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार हैं सर, हाकिम साहब हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि यूपीएससी आपका ड्रीम जॉब रहा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं सर।
लेकिन अभी भी बहुत अच्छे पोस्ट पर है, यानी कि अगर कहा जाए तो जो डीएम साहब होते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार होते हैं और उनके बाद आप ही है डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार। तो सर क्या कभी गिल्टी फील होती है कि यार वो अगर यूपीएससी में जाता, आईएएस बनता, आईपीएस बनता, कितना अच्छा होता, ऐसा कभी गिल्टी फील होती है? नहीं होता है, शुरू में ज़्यादा होता था। अच्छा। लेकिन आप टोटलिटी में देखते हैं लाइफ को और पूरे सोसाइटी को देखते हैं और लोगों को देखते हैं, तो आप ये पाएंगे कि बहुत लोग जो चाहते हैं वो नहीं बन पाते हैं, और ये कहीं ना कहीं इसमें डेस्टिनी होती है। और मैं जैसे खोजता हूँ तो मैं तो यही पाता हूँ कि मेरे मेहनत में कमी थी और मेरे अप्रोच में कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए मैं नहीं हो पाया। जिनका सही रहा होगा वो सेलेक्ट हुए होंगे। और हमें इस चीज़ के लिए ये नहीं होना चाहिए कि मेरा ये सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं ये नहीं बन पाया। ये कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन देता है। एक सर थे, मैं उस समय जोकीहाट में पोस्टेड था, कैशर खालिद से। अच्छा। आईपीएस है मुंबई में, महाराष्ट्र पुलिस में। तो उन्होंने भी मुझे सजेशन दिया, उस समय पढ़ाई कर रहा था। उन्होंने भी बोला था, देखो शायद मेरा उस समय मेंस का रिजल्ट आया था 2014 का, तो नहीं हुआ था। उन्होंने बोला परेशान मत हो, किसी भी जॉब में रहो, यूपीएससी कर भी जाओ और नहीं भी कर पाओ, तो अपनी हॉबी को ज़िंदा रखो। अच्छा। और किसी ने कहा, और हमें सीखना चाहिए हर एक लोगों से। एक कोई इलेक्शन ड्यूटी में कोई पुलिस वाले थे, एसआई थे या इंस्पेक्टर थे, उनकी बात भी मुझे पसंद आया कि जो जॉब करो, जो काम करो, उसे मन लगा के करो। वो कहता था यही है, वो भी पढ़ने में मुझे लगता है वो भी अच्छे थे शायद, तो वो भी अपने आप को उस तरह से ढाले हुए होंगे कि काम अच्छे से करो। एक डॉक्टर साहब थे धमदाहा के, वो शायद 50 रुपये फ़ीस लेते थे, सरकारी वो छोड़ दिए थे। उन्होंने भी कहा पब्लिक की हाई मत लो। अच्छा। पब्लिक को परेशान मत करो, जॉब जितना तुम कर सकते हो अच्छा काम करो। तो इसी तरह से मैंने अपने कोशिश करता हूँ। बात बताइए। हाँ। आपने सोचा था कि यूपीएससी में जाऊंगा, लोगों की थोड़ी सी मैं मदद कर पाऊंगा, मोटिव यही था आपका। अभी आप जिस पोस्ट पर हैं मदद कर पाते हैं लोग, लगता है कि आपको मैं सिस्टम के मुताबिक काम कर पा रहा हूँ, लोगों की मदद कर पा रहा हूँ? 100% तो नहीं, लेकिन जैसे कोशिश करता हूँ। जैसे ऑफिशियली भी जो मेरे से बन पाता है वो करता हूँ, अनऑफिशियली भी अगर होता है। अब जैसे कोई मुझे बोलता है कि मुझे इस ज़मीन की रजिस्ट्री पर रोक लगवाना है, मैं नियमतः उसे नहीं रोक सकता हूँ, लेकिन मैं अगर उसे लाचार देखता हूँ, मजबूर देखता हूँ, तो मैं उसको थोड़ा समय देता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि जाओ तुम अपने लेवल से उसको रोको। अब तुम्हारे ससुर रजिस्ट्री कर दे रहे हैं तुम्हारे किसी को, तो तुम उसको प्यार से समझाओ। जी बिल्कुल। हाँ, या कोई बदमाशी से कर रहा है तो मैं उसे अनऑफिशियली बोलता हूँ कि तुम पंचायती करो, मुखिया जी को बोलो, तो उस पर हो सकता है प्रेशर बने। बिल्कुल। और नहीं तो तुम उसको वेट करो कि यहाँ आता है तो तब तुम इकरार के समय तुम भी आना, तब हम क्लियर एक बार कोशिश करेंगे उसको समझाने का। तो ये मेरे ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इसको। कई चीज़ें होती हैं सरकारी जॉब में, डिस्क्रिशन होता है, आ जाता है, तो डिस्क्रिशन का अगर आप पॉजिटिव यूज़ करते हैं तो शायद वो पब्लिक के फेवर में जाता है, तो वो कोशिश करता हूँ मैं। अभी ज़मीन सर्वे का काम है, फिलहाल आप ज़िले के डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार हैं, तो कभी आपको फ्रस्ट्रेशन हुआ कि यार इतनी भीड़ हो रही है, हटाओ यार, इससे बेहतर है घर में बैठते हैं, कोई दूसरा काम करते हैं, परेशान हो जाते हैं साइन करते करते? क्योंकि मैं जिस दिन आपके पास बैठा था मैं देखता रहा, मैं खुद थक गया देखते। तो कभी ऐसा होता फ्रस्ट्रेशन, यार छोड़ो यार क्या करें? तो पैसेंस, यूपीएससी का तैयारी जो शिद्दत से करता है उसे पैसेंस ज़रूर आता है। पैसेंस आपको जॉब में चाहिए। भीड़ है, अब मुझे लगता है कि अभी के समय में 12 बजे से 4 बजे के बीच में ऑफिस में करीबन 1500 से 2000 लोग होते हैं। 100 से ऊपर रजिस्ट्री है और सर्च नकल के लिए लोग आते हैं, तो इससे फ्रस्ट्रेट होंगे तब आप काम नहीं कर पाएंगे। भीड़ है तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा कब तक भीड़ है, या इस भीड़ को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो कूल होके पेशेंस रख के आप कर सकते हैं। लास्ट में मेरा आपसे एक सवाल होगा, अच्छा सर, पढ़ाई जब आप कर रहे थे उस समय घर की माली हालत कैसी थी? ठीक ठाक थी? इकोनॉमिकली कंडीशन कैसा रहा था आपका? देखिए, जब मैं स्कूलिंग था, एक था डिससेटिस्फाइड तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी किया मेरे पेरेंट्स नहीं किया। घर में पढ़ाई का माहौल था, पापा क्लरिकल जॉब में थे, तो पढ़ाई में कभी भी वो कमी नहीं करते थे। मुझे याद है मैं 8th क्लास में था, ज्योग्राफी का एक एटलस का बुक था, मुझे किसी सर ने बताया, तो मैं उस समय NCERT का ही था या पता याद नहीं मुझे, तो वो भी मंगाया जाता। इस तरह के बुक्स में कभी कमी नहीं थी। प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी 2004 के बाद, जब पापा रिटायर हो गए। अच्छा। लेकिन ये बात है कि अब ये मेरे अंदर प्रॉब्लम थी या सभी में होती है पता नहीं, मैं इस पर थोड़ा स्ट्रेस रहता था, पापा रिटायर हो जाएंगे,
तो उस हिसाब से मुझे डिसीजन लेना है। जैसे कि मैं IIT नहीं कर पाया, लेकिन मैं कोई भी इंजीनियरिंग कर सकता था। अच्छा, जी जी बिल्कुल। कर सकता था, लेकिन उसके लिए फ़ीस चाहिए थी। मैं सोचा जब IIT नहीं कर रहा हूँ तो फिर फालतू में पापा का पैसा क्यों बर्बाद करूँ। तो और ऐसे भी टारगेट मेरा वो था नहीं कि इंजीनियरिंग करना है। एक तरह इकोनॉमिक आप कह सकते हैं कि वो दिमाग में डिसीजन मेकिंग में वो रोल प्ले करता है। 12th के बाद ये ग्रेजुएशन करते समय भी तब मेरे भैया ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे इकोनॉमिकली। मैं उन पे भी प्रेशर नहीं डालना चाहता था, वो भी क्योंकि PhD को उस समय में, क्योंकि वो कंप्लीट गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, 1991 रुपया पेंशन मिलता था। 1991 रुपया, जो बढ़ के 2010-11 से मुझे लगता है अभी 2233 रुपये मंथली मिलता है। 2004 से 2006 तक, 6 में मेरे मझले भैया फिर जॉब में गए थे, या फिर बाद में PhD के लिए USA गए थे। तो उस समय हमारा जो खर्च होता था वो 4,500, उसमें पापा 2,000 करीब मुझे भेजते थे और 2,500 में गांव में रहते थे तो उनका खर्च चलता था। अच्छा, तो अभी अभी पिताजी आपके साथ रहते हैं या घर ही पे रहते हैं? ज़्यादातर घर पे रहते हैं। हाँ। तो अभी तो आप खुश होंगे पिताजी के बेटा जो है हाकिम साहब बन गए हैं, तो टेंशन तो अब नहीं होता होगा? पहले तो हम लोगों से तो खुश रहते हैं। अच्छा। हाँ, भैया से मुझसे खुश रहते हैं। हाँ। अच्छा सर, लास्ट में मेरा एक सवाल होगा। बहुत सारे लोग हैं जो UPSC BPSC का मतलब BPSC की तैयारी करते हैं, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाता है, तो उनको क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ एक ही जॉब है? जैसे कि आपने किया, UPSC नहीं हुआ तो आपने SSC किया, SSC में आपने अच्छा प्रदर्शन किया, उसके बाद फिर BPSC में आ गए, आप वहाँ पर अभी फिलहाल बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं। तो लोगों को करना क्या चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट हैं सर, कंफ्यूज रहते हैं, वो सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करते हैं। मैंने दिल्ली में देखा सर, बहुत सारे बच्चे हैं जो UPSC की तैयारी करते हैं, 5-5 साल तक तैयारी करते हैं सर, बूढ़े हो गए हैं, ना शादी हुई है, ना ही कुछ कमा पा रहे हैं, घर वालों पर एक तरह से कह सकते बोझ। तो क्या करना चाहिए उनको सर? पहला चीज़, आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं ना, IIT के लिए तैयारी करें, मेडिकल के लिए करें, UPSC के लिए करें, बैंक के लिए, किसी भी चीज़ के लिए करें। जो स्टूडेंट्स भी गलती करते हैं उनसे ज़्यादा उनके पेरेंट्स गलती करते हैं। मैं अपनी फैमिली, आसपास, दोस्त या सोसाइटी में इन जनरल देखता हूँ कि सबसे बड़ा चीज़ होता है कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। कैपेबिलिटी 2 टर्म्स में, एक इंडिविजुअल कैपेबिलिटी क्या है, मैं कितना पढ़ के मेहनत करके मेरे अंदर टैलेंट क्या है, और सेकंड मेरी फैमिली की कितनी कैपेबिलिटी है। कई लोग मैं जानता हूँ कि घर पे ज़मीन भी बेचते थे वहाँ बच्चे को UPSC की तैयारी कराने के लिए, ऐसा भी काम करते थे। तो अगर जेन्युइन है, पढ़ाई अच्छा है तो वो तो ठीक है। तो कैपेबिलिटी एकदम मस्ट है पहचानना। जो सही से अपनी कैपेबिलिटी एक्सेस कर गया तो समझिए उसकी सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब किसी का है अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई है उसकी छोटे से, लेकिन वो मेहनत करके करना चाहता है, तो मैं समझता हूँ कि वो देखे, सारा क्वेश्चन देखे, पैटर्न देखे, अपना लेवल देखे, और उस हिसाब से डिसाइड करे कि मुझे UPSC के लिए मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। BPSC के लिए थोड़ी मेहनत कम होती है, अप्रोच अलग होता है, तो ये क्या कर सकता हूँ, या मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है। कई लोग क्या होते हैं, इधर बैंक की भी तैयारी करते हैं, इधर SSC की भी तैयारी करते हैं, इधर BPSC की भी करते हैं, UPSC भी दे देते हैं, और रेलवे का निकलता है वो भी दे देते हैं। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप स्ट्रॉन्ग किस साइड में हैं या किस चीज़ में हो सकते हैं। किसी का मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसका इंग्लिश कमज़ोर है, तो उसको उस हिसाब से अप्रोच तैयार करना चाहिए। तो सक्सेस रेशियो ज़्यादा, जैसा कि आपको उसमें भी है, बाद में वो मूवी आई थी 3 Idiots, उसमें भी दिया हुआ है, बताया गया है, वो फैक्ट है। आप अपना कैपेबिलिटी एक्सेस सही से कर पाएंगे तो आपके चांसेस बेटर होंगे। और ये पेरेंट्स के लिए स्पेशल इसमें रोल होता है। अब बच्चे को कोटा भेज देना है मेडिकल पढ़ने के लिए, बच्चा को उतना लेवल है या नहीं, वही बच्चा सुसाइड करता है। अच्छा, ये देखते होंगे, कोटा जा रहा है, ये कर, उसका लेवल है नहीं, लेकिन वो उसको भेज रहे हैं, मतलब जैसे बोझ बन जाता है उनके ऊपर। UPSC में कई लोग थे घर से झूठ बोलते थे। अच्छा। कि मेरा प्रीलिम्स हो गया, इस तरीके से। मैं जानता हूँ कुछ को, तो ये बेकार का वो अपना एनर्जी लॉस कर रहे हैं, घर का इकोनॉमिकली बर्डन वो दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि 20 से 30 साल जो होता है ना, बहुत प्रोडक्टिव ईयर्स होता है। उसमें आप या तो कम्पीट कर गए, नहीं तो वेस्ट चला गया आपका एनर्जी। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, बहुत अच्छा आप दुकान खोल के काम कर सकते हैं। कई लोग ऐसे हमने देखा है। अभी भी एक हमारे आते हैं रजिस्ट्री में, वो 2 अटैम्प्ट दिए थे, तो उन्होंने उसके बाद एक पकड़ा, प्राइवेट फर्म में गए और बहुत अच्छे पोस्ट में, बहुत ही अच्छे पोस्ट में। अच्छा, ऐसे कई लोग मिलते हैं। एक था, मैं समस्तीपुर में, तो वहाँ भी थे जहाँ मैं लैंडलॉर्ड थे, उनके लड़के थे। उन्होंने बोला चलो नहीं होगा, ठीक है, तो क्योंकि पास था, उनके पास कैपिटल था, पैसा था, तो उन्होंने कोल्ड स्टोर खोल दिया।
तो मतलब जैसा लेवल है, आप एक अच्छा शॉप से भी बहुत ऊपर तक बढ़ सकते हैं। बिल्कुल और एक चीज़ और है, सीधे कोई चाहेंगे मुकेश अंबानी बनना है तो वो फिर ज़्यादा फॉल करने का उनका चांस होता है। उन्हें धीरू भाई अंबानी से सीखना चाहिए जी। कि अब स्ट्रगल करके ऊपर। क्या आप अररिया में हैं सर, और हाँ। इस ज़िले में अब ज़मीन रजिस्ट्री का काम देख रहे हैं, हाँ। तो क्या लगता है सर, यहाँ के माहौल को देख करके आपको क्या लगा कि यहाँ के लोग किस हिसाब से ज़मीन पर भी ज़्यादा पड़े हुए हैं, या पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा लगा आपको? देखिए इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है, मैं पहले भी था और अभी इम्प्रूवमेंट ये बैकवर्ड था, नेचुरली मैं बोलूँगा, इसलिए कि इसका कनेक्टिविटी बहुत ख़राब था रेस्ट ऑफ बिहार से या रेस्ट ऑफ इंडिया से। लेकिन अब हाईवे बना है, अब रेल बन रहा है, तो लोगों में अब इसका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। और लोग बस ये समझ लें कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चों को पढ़ाना है, उसके बाद ही कुछ है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे अररिया ज़िले के डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार श्री कौशल कुमार झा सर, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बताई किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई किया और यहाँ से कहाँ से शुरुआत की और कहाँ तक पहुँचा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें लिखिए, हम आप तक पहुँचेंगे, आपकी कहानी लोगों तक पहुँचाएंगे। आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।